A very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So here we are having a new topic, that is pleural effusion. So before I start, wanna tell you कि मैं इसमें क्या-क्या cover करने वाली हूँ. So I'm going to cover introduction, definition part, causes, pathophysiology, clinical features, diagnostic evaluation, management में मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड कॉम्प्लिकेशन. सो द टॉपिक प्लूरल इफ्यूजन. प्लूरल कुछ आपको सिमिलर लग रहा होगा, प्लूरल, ठीक है. तो प्लूरल हमारा जो है वो निकला किससे है? प्लूरा से निकला है. सो हम सभी जानते हैं, जैसा कि आप इस GIF में देख सकते हो कि यहाँ पे वाटर या फ्लूइड कह सकते हो, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. इतना ज्यादा तो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड नहीं होता है. इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं होता है, हम सभी जानते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड हो रहा है. कहाँ पे हो रहा है? हमारे प्लूरल कैविटी में, जो कि हमारी दो प्लूरा के बीच में प्लूरल कैविटी होती है. हम सब जानते हैं कि वो दो कैविटी कहाँ पर है. फर्स्ट ये हो गई आपकी, मैं आपको ऐसे बना के दिखा देती हूँ. जो इनर वाली है उसको हम कहते हैं वेसरल प्लूरा, और उसके बाहर वाली जो होती है जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा. ठीक है, ये हमारी दो कैविटीज होती हैं, वेसरल एंड पैराइटल. सो ये ब्लू वाली जो है ये है वेसरल, अंदर वाली, जिसने लंग्स के साथ अटैचमेंट बना रखा है. ये डायरेक्टली अटैच होती है लंग से, ऑलमोस्ट अटैच होती है लंग से. और जो बाहर वाली होती है पैराइटल प्लूरा, जो मैंने आपको पिंक से दिखा रखा हुआ है, वो हमारी अटैच होती है हमारे रिब केज से. राइट, हमारे जो ये रिब केज है, हमारे जितने भी रिब्स हैं, ठीक है, रिब केज से अटैच होती है बाहर वाली. ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. अब हम आगे चल के देखते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही है और ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो क्यों रहा है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया प्लूरल इफ्यूजन हम पढ़ने जा रहे हैं. तो प्लूरल किससे निकला? प्लूरा से निकला. प्लूरा कौन सी है? हमारी सराउंडिंग लेयर है, दो लेयर होती है, इनर एंड आउटर, जिसको हम वेसरल एंड पैराइटल प्लूरा बोलते हैं लंग्स के. ठीक है, इफ्यूजन मीन्स होता है एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन. ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रहा है. कहाँ पे? लंग्स की प्लूरा में हो रहा है. तो इसमें बताया हुआ है कि प्राइमरीली इट इज वेरी रेयर. प्राइमरीली इट इज वेरी रेयर का मीनिंग ये है कि प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, सेकेंडरी मीन्स सेकेंड, राइट, है ना. तो प्राइमरीली मीन्स होता है कि विदाउट किसी डिजीज कंडीशन से. हम कह सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन एक तरह का साइन एंड सिम्टम है. ठीक है, एक तरह का सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है. ये अपने आप ही नहीं हो जाता है, कोई डिजीज कंडीशन हुई होगी जिसके बेसिस पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही नहीं हो जाता है. बहुत कम ऐसा होता है कि अपने आप हो गया, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी होता है. सेकेंडरी मीन्स होता है कि पहले कोई डिजीज हुई, उसके बाद प्लूरल इफ्यूजन हुआ. प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट प्लूरल इफ्यूजन हो गया विदाउट एनी डिजीज. ऐसा बहुत कम होता है. मोस्ट ऑफ दी सेकेंडरी होता है, पहले कोई डिजीज कंडीशन हुई होगी, फॉर एग्जांपल निमोनिया हुआ होगा, वो सीवियर हो गया होगा, असाइटिस हुआ, अस्थमा हो गया होगा, वो सीवियर हो गया होगा, ट्यूबरक्लोसिस हो गया होगा, ब्रोंकाइटिस हो गया होगा, ब्रोंकियल कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुई होगी जो कि सीरियस हो गई, और बाद में उसने हमारी प्लूरा को अफेक्ट किया, और प्लूरा के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया. ठीक है, सो प्लूरल स्पेस नॉर्मली मैंने आपको पहले ही बताया था 10 से 15 या 10 से 20 ml तक का फ्लूइड ही कैरी करता है. आप सोचिए इतना कम फ्लूइड ये कैरी करता है, और हमारी डिजीज कंडीशन में फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन पे. डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या कहती है हमारी डेफिनेशन. तो डेफिनेशन ने कहा है कि प्लूरल इफ्यूजन एक कलेक्शन है किसका? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड का. यहाँ पे एबनॉर्मल ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली भी हमारे प्लूरल स्पेस में फ्लूइड होता है, पर यहाँ पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है बहुत एबनॉर्मल क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हुआ है. ठीक है, कहाँ पे? प्लूरल स्पेस में. नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स.
सो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स में पहले इन्होंने बताया है CCF, दैट इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से आप सोच रहे होंगे कि लंग्स में क्यों एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा कार्डियक है वो ब्लड को पंप करता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वंस द कार्डियक विल फेल, तो ब्लड को कोई पंप नहीं कर पाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, वो हर तरह से हर जगह पे सर्कुलेट नहीं हो पाएगा ब्लड सप्लाई। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो हमारा ऑक्सीजन सप्लाई ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमारे ऑर्गन्स को, तो हमारे ऑर्गन्स किससे मिलके बने हैं, हमारे टिश्यूज और सेल से मिलके बने हैं, तो क्या हो जाएगा, टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। टिश्यू नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ हो जाएगी, तो पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन सारी चीजें एक साथ होंगी एंड क्या हो जाएगा, लास्ट में इफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द पस हो जाएगा, किसके अंदर, हमारी प्लूरा के अंदर। देखिए टिश्यू नेक्रोसिस पूरी बॉडी में होगा। जब हार्ट पे कोई बात आती है या हार्ट पे कोई इफेक्ट पड़ता है तो हमारी पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है, बट हम यहाँ पे लंग्स की डिजीज के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए सिर्फ प्लूरा की बात कर रही हूँ, ओके। देन आ जाते हैं सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है ड्यू टू द स्कारिंग ऑफ द लीवर सेल्स, ठीक है। लीवर सेल्स में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो गया। और हम सभी जानते हैं कि हमारे लंग्स के नीचे जस्ट होता है क्या, लीवर। हमारा लीवर जस्ट लंग के नीचे होता है। तो जब लीवर में कोई अफेक्शन आएगा, तो जब वो क्रोनिक हो जाएगा तो वो लंग्स को भी अफेक्ट करेगा, और लंग्स जब इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। देन नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पल्मोनरी मींस लंग्स होते हैं, एम्बोलिज्म किस में होता है, एम्बोलिज्म मतलब होता है ब्लॉकेज, किसमें, आर्टरीज में। तो लंग्स की कोई आर्टरी में अगर ब्लॉकेज होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए ब्लड क्लॉट हो गया। जब ब्लड क्लॉट हो गया तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बंद हो जाएगी आर्टरी, ठीक है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो टिश्यू नेक्रोसिस होगा, और सेम कंडीशन आ जाएगी कि पस फॉर्मेशन और इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेफ्रेटिक सिंड्रोम। सो नेफ्रेटिक सिंड्रोम एक किडनी का सिंड्रोम होता है। सिंपल सी चीज है, नेफ्रेटिक, नेफ्रॉन से बना नेफ्रेटिक। तो हमारे नेफ्रॉन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई होगी, सिंपल सी चीज है ना। तो हमारे नेफ्रॉन में हुआ क्या है, ये एक किडनी डिसऑर्डर है जिसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन क्या होता है कि एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू, ठीक है। और प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन हेल्प करता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे नेफ्रेटिक सिंड्रोम में ये सिंड्रोम ऐसा है जिसमें प्रोटीन लेवल हमारा यूरिन से बाहर जाने लगता है, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन चला जाएगा, तो अगर कोई इन्फेक्शन आ जाएगा तो प्रोटीन का फंक्शन होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन को कम करना, जो कि वो नहीं कर पाएगा और चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या हो रहा है, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि डायलिसिस में क्या होता है, जब किडनी पूरी तरह से वीक हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है, तब हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि किडनी का फंक्शन हमें डायलिसिस के थ्रू कराना पड़ता है। और उस टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली वीक हो चुका होता है बिकॉज ऑफ द अफेक्शन ऑफ द किडनी। सो कोई भी इन्फेक्शन हमको इजिली लग सकता है। देन नेक्स्ट आते हैं इन्फेक्शंस को, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स। सो पैरानिमोनिक इफ्यूजन का मीनिंग होता है जो प्लूरल इफ्यूजन है वो हो रहा है डायरेक्टली ड्यू टू दी निमोनिया, ठीक है। पैरा मीन्स प्लूरल कैविटी, पैरा मीन्स प्लूरल कैविटी, निमोनिक मीन्स निमोनिया, ठीक है। इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो निमोनिया की वजह से हमारी जो प्लूरल कैविटी है या प्लूरा है हमारी, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अफेक्ट हो गई, और अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, उसके अंदर फ्लूइड का और पस का एक्यूमुलेशन हो गया। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इम्फाइमा। तो मैंने आपको बताया था कि इम्फाइमा क्या होता है, इम्फाइमा होता है पस इनटू द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से बैक्टीरियल इम्फाइमा हुआ, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हुआ, टिश्यू डैमेज हुए, पस फॉर्मेशन हुआ, और क्या हुआ,
एक्यूमुलेशन ऑफ द पस एंड फ्लूइड हो गया उसके अंदर। देन नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस हम सब जानते हैं कि एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली एल्वोलाइज अफेक्टेड होती हैं और एल्वोलाइज जब अफेक्टेड हो जाएंगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो CO2 को बाहर निकालती है और ऑक्सीजन को सप्लाई करती है बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो लंग्स के अंदर ही ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो सबसे पहले अफेक्शन किसका होगा? लंग का, क्योंकि पहले ही बैक्टीरिया जो है वो लंग्स के अंदर आ चुका है। देन कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, अगर वो लंग्स में आ गया है और हम उसको प्रिवेंट नहीं कर पाए हैं तो वो डायरेक्टली हमारे कंप्लीट लंग को अफेक्ट करेगा और प्लूरल इफ्यूजन होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आते हैं मेटास्टैटिक लंग ट्यूमर पे। तो मेटास्टैटिक लंग ट्यूमर, मेटास्टैटिक वो होता है ट्यूमर जो कि स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम वन टिश्यू या फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। तो अगर ऐसा वाला लंग ट्यूमर है तो वो ऑब्वियसली पूरे लंग्स को कवर करेगा, पूरे लंग्स को कवर करके फिर वो प्लूरा की तरफ जाएगा और उसे भी इन्फेक्टेड कर देगा। देन नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में ही जाता है, सप्लाई होता है, लंग्स में भी सप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे लंग की बात कर रहे हैं, तो अगर ल्यूकेमिया हो गया तो पूरे लंग को इन्फेक्टेड कर देगा। देन बिनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द प्लूरा। अगर पर्टिकुलर पोर्शन में देखे लंग के तो प्लूरा में अगर कोई ट्यूमर हुआ, ठीक है, चाहे वो बिनाइन हो चाहे वो मैलिग्नेंट हो, लेकिन वो प्लूरा को ऑटोमेटिकली इन्फेक्टेड कर चुका होगा। देन नेक्स्ट है इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर विद असाइटिस। सो इंट्रा एब्डोमिनल मीन्स, इंट्रा मीन्स अंदर की साइड, एब्डोमिनल मीन्स स्टमक के अंदर ट्यूमर हो गया है। ठीक है, स्टमक के अंदर ट्यूमर हो गया है और असाइटिस उसका सिम्टम होता है। जब एब्डोमेन में ट्यूमर होता है तो असाइटिस अपने आप ही हो जाता है। असाइटिस क्या है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। तो सिंपल सी चीज है, अगर कंटिन्यूअस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता रहेगा तो वो हमारे हर ऑर्गन को कवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिवर को कवर करेगा, हमारे लंग्स तक पहुंच सकता है, हर तरह की जगह पे पहुंच सकता है एंड इन्फेक्शन भी पहुंच सकता है। तो इन्फेक्शन अगर पहुंचेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। देन नेक्स्ट आ जाते हैं, इटियोलॉजी कंटिन्यूअस कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेसेंट एरिया इन्फेक्शन। जरूरी नहीं है कि लंग्स में ही इन्फेक्शन हो तभी प्रॉब्लम आ रही है। लंग्स के आसपास, लंग्स के नीचे लीवर होता है, लंग्स के बीच में हमारा कार्डियक हार्ट होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों में भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्प्लीन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई भी चीज में भी प्रॉब्लम आती है, पैनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, ये सारे एडजेसेंट है, आसपास हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इन्फेक्शन लंग्स तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा अगर वो नहीं कवर अप कर पाए हम। ठीक है, देन नेक्स्ट है पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमेन में कोई भी ऐसी सर्जरी हुई जिसकी रिकवरी नहीं हो पाई, इम्यून सिस्टम लो था या डायबिटिक पेशेंट था, ठीक है, तो उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। रिकवरी ना होने की वजह से क्या हुआ? उसने हर एक चीज को इन्फेक्ट किया एंड इन्फेक्शन कहां तक चला गया? लंग्स के अंदर चला गया। नेक्स्ट है ट्रैप्ड लंग। तो ट्रैप्ड लंग में क्या हो रहा है? किसी भी इन्फेक्शन की वजह से लंग्स का फंक्शन डिले हो गया। ठीक है, और लंग अपने आप को क्या नहीं कर पाया? एक्सपैंड नहीं कर पाया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड लंग। लंग फंस गया है, वो ना अपने आप को एक्सपैंड कर पा रहा है, ना रिकॉइल कर पा रहा है, ना ही अपने प्रीवियस पोजीशन में आ पा रहा है। ठीक है, तो वो किसी चीज में फंस गया, या तो वो कोलैप्स होके रह गया है या तो वो डायलेट होके रह गया है, आप कुछ भी समझ सकते हो, उसको हम बोलते हैं ट्रैप्ड लंग। और ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लंग्स के आसपास, हमारे लंग्स की सराउंडिंग में दो लेयर होती हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं। अंदर वाले को हमने बोला वेसरल प्लूरा, आउटर वाले को हमने बोला पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो फ्लूइड होता है। ठीक है, तो बहुत कम क्वांटिटी का जो ये फ्लूइड है वो हेल्प क्या करता है कि अंदर वाली जो वेसरल प्लूरा है वो मेन लंग से अटैच होती है, बाहर वाली की जो वेसरल वो पैराइटल प्लूरा है वो हमारे रिब्स से अटैच होती है, रिब केज से अटैच होती है। ठीक है, तो जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करता है, उसके अंदर एयर फिल होती है, वो एक्सपैंड करता है, तो जो पैराइटल प्लूरा है वो अपनी तरफ उसको खींचती है।
आई मीन पैराइटल प्लूरा जो है वो हमारे रिब्स से अटैच है। तो रिब्स हमारी जब एक्सपैंड होती है, हम सब जानते हैं, देखिए रिब्स हमारी एक्सपैंड हो गई, बाहर को आ गई, बाहर निकल गई, ठीक है, तो वो प्लूरा पैराइटल प्लूरा को पुल करती है अपनी तरफ, क्योंकि वो उससे अटैच है, और हमारे लंग्स को एक हेल्प मिलती है एक्सपैंड होने के लिए और एक प्रेशर बना के रखती है, ठीक है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जब एयर बाहर निकालते हैं, एयर इस लंग से बाहर निकल जाती है, तो हमारे लंग्स को फिर से अपनी पोजीशन में आना होता है, ठीक है, फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है? हमारी वेसरल प्लूरा हेल्प करती है, ठीक है, वो दोबारा पुल करने में उसको हेल्प करती है। तो अगर ये फंक्शन डिले हो जाएगा तो हमारा लंग क्या होगा? ट्रैप्ड हो जाएगा। तो लंग ट्रैप्ड इसलिए भी हुआ क्योंकि इन्फेक्शन लंग्स के अंदर आया होगा, जिसने वेसरल प्लूरा को अफेक्ट कर दिया। जब वेसरल प्लूरा को अफेक्ट कर दिया तो वेसरल प्लूरा ने अपने आप को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई और हमारा लंग एक्सपैंड होके रह गया। देन नेक्स्ट है स्यूडोसिस्ट। सो स्यूडोसिस्ट, सिस्ट क्या होता है? एक लंब होता है, एक गांठ जैसी बन जाती है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है? पस फॉर्मेशन, या कह सकते हैं लिक्विड भर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्ट। तो स्यूडोसिस्ट क्या होता है? हमारे कहाँ पे सिस्ट हो जाएगा? पल्मोनरी एरिया में, लंग्स में कहीं पर भी सिस्ट हो जाएगा, ठीक। तो सिस्ट अगर हो जाएगा तो वो सिंपल सी चीज है, हमारे एपिथेलियल लेयर या हमारे सेल्स को अफेक्ट करेगा। सेल्स को अफेक्ट करेगा तो वहां पे स्कार बन सकता है, स्कार में और ज्यादा पस फॉर्मेशन हो जाएगा और टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगा। टिश्यू नेक्रोसिस इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, स्कार इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि वो हमारी प्लूरा को, दोनों प्लूरा को अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है लंग एब्सिस, लंग कैंसर। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एब्सिस हो जाएगा, एब्सिस मतलब क्या होता है? पस फॉर्मेशन इनटू द लंग। लंग में कोई भी पस फॉर्मेशन हुआ, सेम प्रॉब्लम आएगी, प्लूरा अफेक्ट होगी। कैंसर में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, प्लूरा अफेक्ट होगी। ब्रोंकाइटिस में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, प्लूरा अफेक्ट होगी। एम्फाइसीमा में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, प्लूरा अफेक्ट होगी। निमोनिया भी इन्फेक्शियस डिजीज है, उसमें भी प्लूरा अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आते हैं ड्रग अब्यूज। तो मैं हर बार बताती हूँ कि कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, जैसे ड्रग अब्यूज में हमारा अल्कोहलिज्म आ जाता है, देन हमारा आ सकता है हम लोग नार्कोटिक्स ड्रग्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमें हैबिचुअल हो गए हैं, कोकीन वगैरह ले रहे हैं, ठीक। ये सारी चीजें लेने से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो ये पैथोफिजियोलॉजी मैंने बहुत सर्च करके इजी वे में बनाई है, जिससे कि आपको लर्न हो जाए। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो पैथोफिजियोलॉजी में हमेशा ऑलवेज स्टार्ट करती हूँ इटियोलॉजिकल फैक्टर से। यहाँ मैंने सेकेंडरी नोट किया हुआ है। सेकेंडरी इसलिए क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि सेकेंडरी के बहुत ज्यादा चांसेस हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के, ठीक है, क्योंकि एक बार हो सकता है पेशेंट का लंग अफेक्टेड हो चुका था, ठीक, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चला होगा, लेकिन ट्रीटमेंट उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और इन्फेक्शन रिपीट हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी बोल दिया है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ या सेकेंडरी कोई भी चीज ऐसी हुई, सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर चले गए, किसके अंदर? लंग्स के अंदर चले गए, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन इंक्रीज हो गया। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने डायरेक्टली लंग को बहुत आसानी से, बहुत इजीली अफेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लंग्स पहले से वीक था, क्योंकि एक बार लंग पहले ही अफेक्टेड हो चुका था, ये दूसरी बार हुआ है। जैसे ही लंग अफेक्ट हुआ, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट तो हुआ, पर वो फेल हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, बिकॉज हमारी ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रही है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है, ठीक है। प्लस हमारे लंग्स अफेक्टेड ऑलरेडी थे और ज्यादा अफेक्ट हो गए क्योंकि वो वीक हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम जो कि ब्लड सप्लाई से एक्टिवेट होता है, हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली एक्टिवेट तो हुआ पर वो नहीं किल कर पाया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जब वो नहीं किल कर पाया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरा पूरा चांस मिल गया अपने आप को रेप्लिकेट करने का। रेप्लिकेशन पहले भी हो रहा था, लेकिन अब वो कंटिन्यूअस अपने आप को इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर रहे हैं कि वो रेप्लिकेट करते करते, फैलते फैलते ब्लड सर्कुलेशन में चले गए। जैसे ही वो ब्लड सर्कुलेशन में चले गए तो ब्लड वेसल्स हमारी स्मूथ मसल से मिलके बनती हैं, हम सब जानते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं स्मूथ मसल से मिलके बनती हैं। स्मूथ मसल्स हमारी ब्लड की
ब्लड वेसल्स की मसल हैं वो क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। जब वो इन्फेक्टेड हो गई तो वेसोडाइलेशन हो गया। हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, डायलेट करती हैं, ब्लड को आगे शिफ्ट करने के लिए भी करती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करती हैं। तो जैसे जो ये इनका फंक्शन था कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करने का, वो इनका फेल हो गया और वेसल्स डायलेट होके रह गई, मतलब फैल के रह गई। जैसे रबर बैंड हमारा खराब नहीं हो जाता, हम उसको यूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो अपना स्प्रेड होके रह जाता है, स्ट्रेच होके रह जाता है, फैल के रह जाता है। वैसे ही ये भी इन्फेक्टेड हो गई और ये फैल के रह गई, इनका एरिया इंक्रीज हो गया। अब किसी चीज को आप खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, ठीक है, तो वो चीज थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप बलून में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ सुनिएगा, अगर बलून में एक छोटा सा होल होता है, ठीक है, वो हमें होल नहीं दिखेगा, और अगर हम बलून को स्ट्रेच करेंगे या हम उसको फुलाएंगे और जब बलून का सरफेस स्ट्रेच होगा तो वो होल हमें बड़ा दिखने लगेगा, है ना। सेम चीज ब्लड वेसल्स में भी होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, ताकि ये चीजों को बाहर निकाल सके। दिखाती हूँ मैं आपको भी, ये देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल्स की लेयर है, ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स की लेयर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होके, रिलैक्स होके रह गई। ये देखिए, रिलैक्स होके ये रह गई है। अब जो इसके छोटे छोटे पोर्स थे, जो वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे पोर्स छोटे हो जाते थे, रिलैक्सेशन के, डायलेशन के टाइम पे पोर्स बड़े हो जाते थे, और जिन चीजों को बाहर निकलना होता था वो निकल जाती थी, और जिन चीजों को अंदर रहना होता था वो अंदर रह जाते थे, ठीक है। लेकिन ये अब डायलेट होके रह गई, फैल के रह गई, तो इसके पोर्स भी फैल गए हैं, बड़े हो गए हैं साइज में। तो जितना प्रोटीन था, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन था, वो सारा बाहर निकल गया। और हम सब जानते हैं कि कोई चीज अगर लिक्विड में बाहर निकल जाएगी और उसे जहां पर भी स्पेस मिलेगा वो वहीं जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो हमारा स्पेस कहां पर है, इंट्रास्टेटियल स्पेस। इंट्रास्टेशियल स्पेस कहां पर है, हमारी प्लूरा की बात चल रही है यहाँ पे, इतना समझ लीजिएगा आप, ठीक है। हमारे लंग्स की बात यहाँ पे चल रही है कि अब ये कहाँ चला गया, क्योंकि कैपिलरी, आप सोच रहे होगे कि कहाँ से गया होगा ब्लड और कहाँ चला गया होगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक, ब्लड सप्लाई करने के लिए छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जिससे कि वो सारे ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई कर सके। तो वही कैपिलरीज के थ्रू जो हमारा प्रोटीन था वो शिफ्ट हुआ किसके अंदर, हमारी प्लूरा के अंदर, और हमारी प्लूरा में बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल हो गया, जिसे हमने बोल दिया प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा प्लूरल इफ्यूजन कैसे हुआ। नहीं क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क मी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही सारे सेम सिम्टम आने वाले हैं जो कि हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आते हैं। डिस्निया हो गया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लूराइटिस पेन होगा क्योंकि प्लूरल कैविटी में इन्फेक्शन हो रखा हुआ है, लंग्स की साउंड डलनेस हो जाएगी क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है, फीवर हो जाएगा क्योंकि इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, नाइट स्वेट हो जाएगा क्योंकि फीवर आ रहा है उसको, और फिर रात में हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी हीट करती है तो वो एक्स्ट्रा हीट करने लगेगी, कफिंग होगी बिकॉज ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन, पस फॉर्मेशन एंड अफेक्शन ऑफ द एल्वोलाइज, एंड वेट लॉस होगा बिकॉज हमें एनोरेक्सिया हो गया है। इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन में मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, एक बार पहले भी हुआ होगा इन्फेक्शन, तो हमें क्या पूछना है, प्रीवियस इन्फेक्शन पूछना है, प्रीवियस साइन एंड सिम्टम्स पूछना है, प्रीवियसली क्या ट्रीटमेंट हुआ था, सर्जरी तो नहीं हुई है किसी चीज की, वो पूछना है, मेडिकल मैनेजमेंट किस चीज का लिया गया वो पूछना है, ये सारी चीजें हमें पूछना है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हर बार की तरह वाइटल साइंस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। उसमें हमें टेम्परेचर मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट स्लो मिलेगी एंड पल्स रेट इंक्रीज मिलेगी क्योंकि फीवर हो रखा हुआ है। देन और क्या कर सकते हैं, हम परकशन कर सकते हैं, जैसा कि ये लेडी परकशन कर रही है। परकशन से हमें पता चलेगा कि कफिंग है या नहीं अंदर। डल साउंड अगर आएगी तो कफिंग होगी, हॉलो साउंड अगर आएगी तो कफिंग नहीं होगी या म्यूकस नहीं होगा अंदर। देन इंस्पेक्शन में हम देख सकते हैं कि चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, स्लो एक्सपैंड हो रहा है कि फास्ट एक्सपैंड हो रहा है कि कैसे हो रहा है। देन एस्कल्टेशन हम करेंगे। एस्कल्टेशन में हमें पता चल जाएगा कि ब्रीदिंग साउंड कैसी आ रही है, व्हीजिंग के साथ आ रही है, कफिंग के साथ आ रही है, क्रैकल साउंड आ रही है, ठीक है, स्लो आ रही है, फास्ट आ रही है, ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर लेंगे।
रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम कर लेंगे एक्सरे, जो कि हम हर बार करते हैं। तो जिस हिसाब से आप एक्सरे देख रहे होंगे तो एक लंग आपको कंप्लीट बड़ा सा दिख रहा है, साइज इतना नॉर्मल दिख रहा है, और एक लंग का साइज एकदम छोटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लंग्स का साइज लंग्स कोलैप्स कर गया है। देखिए, लंग जो होता है हमारा वो काफी सॉफ्ट होता है और उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उसको हम अगर प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगा आराम से, ठीक है, दब जाएगा, जितना दबाना चाहेंगे तो आराम से प्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे फ्लूइड इतना ज्यादा फिल हो गया, ये जितना भी आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हो ना, ये लंग इतना था, देखिए, और ये सारा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ रखा हुआ है। तो ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि उसने लंग्स के एरिया को कम कर दिया है, लंग्स श्रिंक हो गया है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें क्या मिलेगा, एक बार देख लेते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें असाइटिस मिलेगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन मिल सकता है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हमें नॉर्मली मिल सकता है। जो फ्लूइड होगा वो बहुत तेज तेज मूव कर रहा होगा, सिंपल सी चीज है, फ्लूइड है तो उसको हम थोड़ा भी हिलाएंगे, लंग्स अपना काम तो कर रहे हैं ना, लंग्स हिल रहे हैं, अगर हम लंग्स को हिला रहे हैं तो फ्लूइड उसी के अंदर भरा हुआ है, तो वो भी बहुत ज्यादा फास्ट मूव करेगा। देन लंग का कोलैप्स हो जाना वो हम इजिली देख सकते हैं, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह ये सारी चीजें हम अल्ट्रासोनोग्राफी में क्लियर कर सकते हैं। देन आ जाते हैं सिटी स्कैन में। तो सिटी स्कैन में हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा टिश्यू नेक्रोसिस हुआ है, कितना ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है, और कितनी हमारी टिश्यू की लेयर या हमारी जो लंग पैरेन्काइमास हैं या हमारी जो प्लूरा है वो कितनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सेट करना है अपना ऑब्जेक्टिव, कॉजेस को आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है, ठीक है, साइनस सिम्टम्स को भी रिड्यूस करना है। इसके लिए देखिए, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेकेंडरी इन्फेक्शन है, तो इसका हमारा एम क्या है, कॉज रिड्यूस कर देंगे अगर तो फ्लूइड अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा तो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले और क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर कार्डियक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये किसी डिजीज कंडीशन की वजह से हो रहा होगा, अगर कोई इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक्स या कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हम देंगे। कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियक की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम उसको उसी तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन हम एक फिक्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट इज थोरासिंथेसिस, ठीक है, जिसमें हम लोग को फ्लूइड को रिमूव करना होता है, ठीक। अब हम देख लेते हैं थोरैकोसेंटेसिस है क्या। तो ये थोरैकोसेंटेसिस क्या है, सबसे पहले थोरैकोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि सेम फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितना फ्लूइड अंदर रहना चाहिए और कितना ज्यादा एक्स्ट्रा अंदर हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि फ्लूइड को हमें बाहर निकालना है या नहीं निकालना है। डिसाइड करने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है कंप्लीट प्रोसीजर कि आपके साथ हम ऐसा करेंगे, कंसर्न साइन करा देना है, फिर पेशेंट को एक पोजीशन देनी है जो कि हम कह रहे हैं सिटिंग पोजीशन, हमने उन्हें दे दी है। सिटिंग पोजीशन के साथ साथ आगे हम एक टेबल रख देंगे जिससे कि सपोर्ट ले सके पेशेंट और थोड़ा सा बेंड हो सके, क्योंकि हम बेंड कराएंगे तभी हम अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं निडल को और फ्लूइड को बाहर निकाल सकते हैं। साइट देख लेते हैं। साइट क्या है, बिलो द स्कैपुला। तो ये होती है हमारी पीछे वाली बैक के साइड पे बोन, जो शोल्डर के पीछे होती है, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। स्कैपुला के नीचे वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में, ठीक है, हम इंजेक्ट करते हैं। तो कौन सी रिब हमारी आ गई, पीछे से देखेंगे अगर हमारी 7th रिब हमारी आ गई, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, 7th इंट्राकॉस्टल मसल पे हम इंजेक्ट करेंगे, इसका मतलब, ठीक है। तो हमने कंसर्न साइन करा लिया था, कंसर्न साइन करा लिया था, क्लीन कर लिया था, हमने पूरा प्रोसीजर की तैयारी कर ली थी, फिर लोकल एनेस्थीसिया दे दिया था, जहां पे इंजेक्ट करना है वहां पे एनेस्थीसिया हमने देने के बाद निडल को इंसर्ट किया। निडल को इंसर्ट करने के बाद निडल के साथ हमारे साथ कौन अटैच है, कैथेटर अटैच है, ठीक है, और हमने क्या किया, फ्लूइड को एस्पिरेट आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में हम डिकॉर्टिकेशन, एक सर्जरी होती है वो हम फॉलो करते हैं। डिकॉर्टिकेशन मींस होता है रिमूवल ऑफ द प्लूरा या तो पीलिंग ऑफ द प्लूरा। जो भी इन्फेक्टेड प्लूरा है हमारी, वही आउटर लेयर जो हमारी जितनी भी इन्फेक्टेड है उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट करने के बाद
हमने पहले वो वाटर पूरा निकाल लिया है, इन्फेक्टेड वाटर पूरा निकाल लिया है। वाटर निकालने के बाद उसका कलर देखा है, इन्फेक्शन देखा है, अमाउंट देखते हैं, ये सारी चीजें हम नोट करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सर्जिकल प्रोसीजर तब करते हैं जब हमारी प्लूरा बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी होती है, तो हम लोग सर्जिकल पील ऑफ कर देते हैं प्लूरा को, उतनी ज्यादा प्लूरा बाहर निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं जितनी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारा लंग फेलियर हो सकता है, क्योंकि इतना प्रॉब्लम इंक्रीज हो चुकी है कि लंग फेलियर होने के पूरे चांसेस होते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन थी, हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, प्रीवियसली हमें सारी कंडीशन पूछनी है कि कितनी सीवियरिटी प्रीवियसली बढ़ गई थी। ठीक है, उन्होंने पहले पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीटली लिया था कि नहीं लिया था, कि बीच में ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया था ट्रीटमेंट। उसके बाद सारे साइन एंड सिम्टम देखने के बाद सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर एस्कल्टेशन वगैरह देखेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट की जनरल कंडीशन कैसी है। उसी की बेसिस पे हम ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं अगर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज देंगे अगर कफिंग की प्रॉब्लम है, और उन्हें रिलैक्स करने के लिए भी हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस को हम चेक करते रहेंगे, पेशेंट के कंडीशन को हम असेस करते रहेंगे। जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया ना, उसका कलर, फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए उसका कलर, उसका कंटेंट और उसका अमाउंट फ्लूइड का हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। बहुत ज्यादा येलोइश कलर का फ्लूइड होगा तो वो पस फॉर्मेशन का इंडिकेशन देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट pleural effusion. I think आपको क्लियर हुआ होगा. If you are not clearing the topic, if you are having any type of doubts, you can ask me in a comment box. हर बार की तरह मैं आपसे बोलती हूँ, ठीक है, मैं आपको क्लियर आंसर करूंगी। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करूंगी, बट आप मेरी वीडियोस को प्लीज फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। अगर नहीं अच्छी लगती है इट्स ओके, बट अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।